Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum. Welcome to Online Practical Academy. My name is Amir and today we will study electrostatics lecture number 2, which is properties of charge. My dear students, lecture number 1 में हमने काफी डिटेल के साथ चार्ज को डिस्कस किया था कि व्हाट इज द प्रैक्टिकल मीनिंग ऑफ चार्ज। फिर हमने ये डिस्कस किया था कि चार्ज से रिलेटेड किस तरह के एमसीक्यूज एंट्री टेस्ट में आ सकते हैं, और पास्ट पेपर भी हमने डिटेल के साथ डिस्कस की थी और वहां पर मैंने आप स्टूडेंट्स को ये बताया था कि चार्ज से रिलेटेड इस तरह के एमसीक्यूज आए हुए थे। ठीक है, सो लेट्स मूव ऑन टू द प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। माय डियर स्टूडेंट्स, चार्ज के बहुत सारे प्रॉपर्टीज हैं, इनमें से हम 3 जो मेन प्रॉपर्टीज है उसको डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। लेकिन इससे पहले एक और पॉइंट है जो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस नहीं किया था, एंड दैट इज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन करूं कि व्हाई एक इलेक्ट्रॉन दूसरे नियर वाले इलेक्ट्रॉन को क्यों रिपेल करता है, व्हाई इलेक्ट्रॉन्स रिपेल अनदर इलेक्ट्रॉन्स, या अगर मैं इस तरह आपसे क्वेश्चन करूं कि व्हाई एक इलेक्ट्रॉन दूसरे प्रोटॉन को क्यों अट्रैक्ट करता है, इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन एक दूसरे को क्यों अट्रैक्ट करते हैं, इसी तरह इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को क्यों रिपेल करते हैं, इसी तरह प्रोटॉन एक दूसरे को क्यों रिपेल करते हैं। दिस इज कॉल्ड इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। इसको बेटा इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी कहते हैं। एक ऐसी प्रॉपर्टी विच इज गॉड गिफ्टेड, जो अल्लाह ताला ने एक चीज को प्रोवाइड की हो, नंबर 1। नंबर 2, एक ऐसी प्रॉपर्टी जिसके बारे में इंसानों को रीजन का पता नहीं है कि क्यों वाई एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन को क्यों रिपेल करता है, क्या दुश्मनी है एक दूसरे की। अगर आपको इस चीज का आइडिया नहीं मिल रहा या आपको आंसर नहीं मिल रहा, दिस इज कॉल्ड इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, गॉड गिफ्टेड प्रॉपर्टी। अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन करूं कि एक मास m1 दूसरे मास m2 को क्यों अट्रैक्ट कर रहे हैं, व्हाई 2 बॉडीज आर अट्रैक्टिंग ईच अदर बिकॉज ऑफ मास, क्यों ऐसा हो रहा है, दिस इज कॉल्ड इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। इसको इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी कहते हैं, गॉड गिफ्टेड प्रॉपर्टी, जिसका रीजन सिर्फ अल्लाह ताला को पता है, इंसानों को पता नहीं है। अगर इंसानों को हर एक चीज का पता लगना स्टार्ट हो जाए तो ये याद रख के फिर इंसान भी खुदा बनना स्टार्ट हो जाता है। और जमीन के ऊपर सिर्फ एक, जमीन और आसमानों में सिर्फ एक खुदा है, बल्कि होल यूनिवर्स में सिर्फ एक खुदा है, 2 खुदा नहीं हो सकती, 3 खुदा नहीं हो सकते। ठीक है, तो इंसानों को अभी तक इस चीज का आंसर नहीं मिला कि वाई। ठीक है, तो हर एक वाई का आंसर नहीं होता। हाँ, हम ये फाइंड कर सकते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना फोर्स अप्लाई कर रहा है, ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ये हम एक्सपेरिमेंटली फाइंड कर सकते हैं। बट ये फाइंड आउट करना कि क्यों जो है वो फोर्स अप्लाई कर रहा है, आई एम सो सॉरी, अभी तक इसका आंसर नहीं है। सो दीज आर कॉल्ड गॉड गिफ्टेड प्रॉपर्टी। ओके, सो मैं ये कह रहा था कि देयर आर मेनी प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। जिस तरह लाइक चार्जेस ऑलवेज रिपेल ईच अदर, हमेशा एक दूसरे को रिपेल करते हैं, एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, और जो अनलाइक चार्जेस है जिस तरह पॉजिटिव नेगेटिव, ये हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। दिस इज वन प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस। दूसरी प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी। ये एक स्केलर क्वांटिटी, डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड नहीं करता। ठीक है, इसकी कोई डायरेक्शन होती नहीं है। तीसरा पॉइंट है दैट इज एडिटिविटी, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, एंड लास्ट वन इज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस टॉपिक में हम ये जो 3 प्रॉपर्टीज हैं इसको बेटा हम डिटेल के साथ स्टडी करेंगे, डिटेल्ड स्टडी, इसको हम डिटेल स्टडी करेंगे। नंबर 1। नंबर 2 पॉइंट इज, इससे रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज हैं इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे। सो इनमें से जो पहला प्रॉपर्टी है दैट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। नाउ व्हाट इज द प्रैक्टिकल मीनिंग ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। माय डियर स्टूडेंट्स, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को 100% अंडरस्टैंड करने के लिए सबसे पहले हम 2 क्वांटिटीज को डिस्कस कर लेते हैं। देयर आर 2 क्वांटिटीज इन द वर्ल्ड, वन इज कॉल्ड डिस्क्रीट क्वांटिटीज एंड अनदर इज कॉल्ड कंटिन्यूअस क्वांटिटी। अगर मैं आप स्टूडेंट से ये क्वेश्चन करूं कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन क्लासरूम, क्लासरूम के अंदर कितने स्टूडेंट्स हैं, तो क्लासरूम में 1 स्टूडेंट्स भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 50 भी हो सकते हैं, 100 भी हो सकते हैं। क्या ऐसा पॉसिबल है कि क्लासरूम के अंदर 1.5 स्टूडेंट्स हो या 1.25 हो?
या 1.78 हो। क्या ऐसा पॉसिबल है? जी नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एक ऐसी क्वांटिटी है जो कि स्पेसिफाइड नंबर में आपको मिलेगी, खास नंबर में आपको मिल जाएगी। जिस तरह नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, मैं लिख देता हूं कि जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ए क्लासरूम, या तो वो क्लासरूम में या तो कोई स्टूडेंट्स है ही नहीं, या एक होगा या दो होंगे या तीन होंगे या चार होंगे, एंड सो ऑन। ठीक है। सो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या है? ये एक डिस्क्रीट क्वांटिटी है। डिस्क्रीट का मतलब है एक ऐसी क्वांटिटी जो स्पेसिफिक नंबर में आपको मिल रही हो, जिस तरह 1 2 3। लेकिन बात ऐसी क्वांटिटी है जिस तरह फॉर एग्जांपल टेम्परेचर, अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर क्या है बेटा? टेम्परेचर एक कंटिन्यू क्वांटिटी है। एक बॉडी का टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड भी हो सकता है, एक बॉडी का टेम्परेचर 25.1 डिग्री सेंटीग्रेड भी हो सकता है, एक बॉडी का टेम्परेचर जो है वो 25.01 डिग्री सेंटीग्रेड भी हो सकता है, एक बॉडी का टेम्परेचर 25.001 डिग्री सेंटीग्रेड भी हो सकता है। तो यू सी कि टेम्परेचर एक ऐसी क्वांटिटी है जो आपको किसी भी वैल्यू पे मिल सकती है, यानी टेम्परेचर की कोई भी वैल्यू हमारे पास पॉसिबल है। लेकिन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की या 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा या 4 होगा, ऐसा नहीं हो सकता 1.5। सो दिस इज कॉल्ड डिस्क्रीट क्वांटिटीज एंड दिस इज कॉल्ड कंटिन्यूस क्वांटिटी, जिसकी वैल्यू मल्टी हो सकती है। मतलब यह है कि किसी भी वैल्यू में ये चीज पॉसिबल है। जिस तरह फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान में जो करेंसी है, यानी RS, या तो आपके जेब में बिल्कुल 1 रुपये भी नहीं है, या 1 रुपीज होगा या 2 होगा या 100 होंगे या 1000 होंगे, और इसी तरह मूव ऑन करें। तो पाकिस्तान में जो करेंसी है वो भी क्या है? वो भी एक डिस्क्रीट क्वांटिटी है। या तो पैसे है ही नहीं, या 1 2 3 100 500 1000 लाख 10 लाख। सो करेंसी इन पाकिस्तान इज आल्सो अ डिस्क्रीट क्वांटिटी, ओके, जो पैकेट फॉर्म में, जो स्पेसिफाइड नंबर में आपको मिल सकती है। इसकी हर एक वैल्यू पॉसिबल नहीं है। बिल्कुल इसी तरह जो टेम्परेचर है वो आपके पास क्या है? टेम्परेचर आपके पास एक कंटिन्यू क्वांटिटी है। इस तरह एक कार की स्पीड 1 भी हो सकती है, लेट्स से 10 मीटर पर सेकंड भी हो सकती है, 10.1 भी हो सकता है, 10.2 भी हो सकता है, 10.02 भी हो सकता है। तो वेलोसिटी क्या है? वो भी एक कंटिन्यू क्वांटिटी। नाउ द क्वेश्चन इज कि एक बॉडी के ऊपर जो चार्ज होता है, क्वेश्चन ये अराइज हो रहा था कि लेट्स से आपके पास एक बॉडी है और इस बॉडी के ऊपर जो चार्ज है, आया चार्ज जो है वो कंटिन्यू क्वांटिटी है या डिस्क्रीट क्वांटिटी है? चार्ज जो है वो कंटिन्यू क्वांटिटी है या आपके पास ये डिस्क्रीट क्वांटिटी है? कौन सी क्वांटिटी है? ये कंटिन्यू क्वांटिटी है या डिस्क्रीट क्वांटिटी है? ये सबसे पहले क्वेश्चन उठाया गया था। ठीक है। सो नाउ लेट्स स्टडी द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का बेटा प्रैक्टिकली मतलब ये होगा कि जो चार्ज है आया वो कंटिन्यू क्वांटिटी है या डिसकंटिन्यू क्वांटिटी है, यानी डिस्क्रीट क्वांटिटी है। तो कंटिन्यू क्वांटिटी की एग्जांपल भी मैंने आप स्टूडेंट्स को दे दी और डिस्क्रीट क्वांटिटी की एग्जांपल भी मैंने आप स्टूडेंट्स को दे दी। तो अब हमने ये स्टडी करना है कि ये जो चार्ज है ये कंटिन्यू क्वांटिटी है या डिस्क्रीट क्वांटिटी है। ठीक है। सो लेट्स स्टडी द कंटिन्यू एंड डिस्क्रीट क्वांटिटी। ठीक है बेटा। सो डिस्क्रीट क्वांटिटी दैट कैन ओनली बी टेकन इन सर्टेन वैल्यूज, एक ऐसी क्वांटिटी जिसको हम सर्टेन वैल्यूज में ले सकते हैं। जिस तरह मैंने आप स्टूडेंट्स को पाकिस्तानी रुपीस के बारे में बता दिया, 1 हो सकता है या 2 होगा या 3 होगा और मूव ऑन। इसी तरह दोस क्वांटिटीज दैट कैन बी टेकन इन एनी वैल्यूज, जो आप किसी भी वैल्यू में ले सकते हैं। जिस तरह स्पीड है, गाड़ी की स्पीड की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। इसी तरह टेम्परेचर है, टेम्परेचर की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। ठीक है। सो दीज आर कॉल्ड कंटिन्यूस क्वांटिटी। नाउ वी विल डिस्कस के व्हाट अबाउट द चार्ज। तो गौर से सुनती जाइए। हाँ, ये काफी कंसेप्चुअल पॉइंट और इससे काफी ज्यादा एमसीक्यूज आते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, ये मेरे पास एक न्यूट्रल बॉडी है। ओके, दिस इज अ न्यूट्रल बॉडी।
अब ये जो न्यूट्रल बॉडी है, मैंने इसको चार्ज करना है। हाउ टू चार्ज अ न्यूट्रल बॉडी? तो याद रखे कि एक बॉडी को अगर आपने चार्ज करना है तो चार्ज सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन के थ्रू हो सकता है, प्रोटॉन के थ्रू पॉसिबल नहीं है। क्यों? बिकॉज प्रोटॉन हमेशा न्यूक्लियस के अंदर होता है, आप इसको आसानी के साथ नॉकआउट नहीं कर सकते। तो चार्जिंग प्रोसेस के लिए हमेशा हम इलेक्ट्रॉन का सहारा लेंगे, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स हमेशा एटम्स के शेल्स में होता है, जो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन से उसको नॉकआउट करना सिंपल होता है, आसान होता है, हम इजीली इलेक्ट्रॉन्स को नॉकआउट कर सकते हैं। ठीक है, सो द क्वेश्चन इज के हाउ टू चार्ज दिस बॉडी। तो गौर से सुनते चाहिए। अगर मैं इस बॉडी से एक इलेक्ट्रॉन नॉकआउट कर दूं, अगर मैं इस बॉडी से एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दूं, मैं यहां पर लिख देता हूं कि नॉकआउट इलेक्ट्रॉन्स, मैंने इसे एक इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट कर दिया है। सो व्हाट विल बी द चार्ज ऑन दिस बॉडी? व्हाट विल बी द चार्ज? चार्ज को हमेशा हम कैपिटल Q से रिप्रेजेंट करेंगे। सो द चार्ज ऑन दिस बॉडी विल बी इक्वल टू, गौर से सुनते चाहिए, प्लस 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर -19 कूलम। क्यों? बिकॉज इसने एक इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दिया है। तो जब इसने एक इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दिया है तो इसके ऊपर कितना चार्ज होगा? जितना इलेक्ट्रॉन्स निकाल चुके हैं उतना चार्ज होगा। बिल्कुल इसी तरह अगर यहां पर मैं दूसरी सिनेरियो ले लूं कि लेट्स से फॉर एग्जांपल एक बॉडी है, ओके, ये एक न्यूट्रल बॉडी है और इसके ऊपर मैं क्या कर रहा हूं? मैं डिपॉजिट करवा रहा हूं इलेक्ट्रॉन्स को। यहां पर मैं डिपॉजिट करवा रहा हूं इलेक्ट्रॉन्स को। अगर इसने एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन गेन कर दिया तो इस बॉडी के ऊपर कितना चार्ज होगा? सो द चार्ज विल बी इक्वल टू, आपने एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर चला दिया है तो इसके ऊपर कितना चार्ज होगा? जितना इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होगा उतना इस बॉडी के ऊपर भी होगा, लेकिन नेगेटिव चार्ज होगा। क्यों? बिकॉज इसके पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। जब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन एक बॉडी गेन कर देता है तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। क्यों? बिकॉज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नाउ ग्रेटर देन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो इस बॉडी के ऊपर जो चार्ज होगा दैट विल बी -1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर -19 कूलम। पॉइंट टू बी नोटेड। सो अब एक बॉडी के ऊपर मिनिमम कितना चार्ज हो सकता है? किसी भी बॉडी के ऊपर, जिस तरह यहां पर मैं आपको लेट्स से फॉर एग्जांपल ये मार्कर शो करवा दूं, तो मार्कर के ऊपर या लेट्स से इस रिमोट के ऊपर या इस पेपर के ऊपर मिनिमम कितना चार्ज हो सकता है? तो मिनिमम एक बॉडी के ऊपर मिनिमम चार्ज वो एक इलेक्ट्रॉन जितना चार्ज हो सकता है। क्यों? बिकॉज हम एक बॉडी से सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन अगर निकाल दें तो इसके ऊपर कितना चार्ज होगा? प्लस 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर -19 कूलम। पॉइंट टू बी नोटेड। सो यहां से हमें पता चल गया कि किसी भी बॉडी के ऊपर प्लस पॉजिटिव कितना चार्ज हो सकता है? मिनिमम, कम से कम वो 1.6 हो सकता है। क्यों? बिकॉज एक बॉडी से आप एक इलेक्ट्रॉन निकाल सकते। ऐसा तो नहीं कर सकते ना कि आपने आधा इलेक्ट्रॉन्स निकाल दिया और आधा इलेक्ट्रॉन अभी भी बाकी है। क्या ऐसा पॉसिबल है? जी नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो एक बॉडी के ऊपर मिनिमम चार्ज क्यों इतना पॉसिबल है? बिकॉज आप एक बॉडी से एक इलेक्ट्रॉन निकाल सकते। एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो प्लस पॉजिटिव इतना चार्ज आएगा। अगर आपने दो इलेक्ट्रॉन्स निकाल दी तो फिर 2 मल्टीप्लाई बाय 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर -19 कूलम आ जाएगा। अगर 3 इलेक्ट्रॉन्स आपने निकाल दी, यहां पर प्लस लिखते जाइए, 3 इलेक्ट्रॉन्स निकाल दी, सो 3 मल्टीप्लाई बाय 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर -19 कूलम। इसी तरह अगर आपने 2 इलेक्ट्रॉन्स चढ़ा दी या 3 इलेक्ट्रॉन्स चढ़ा दी तो कितना चार्ज आएगा? सो देखिए, Q इज इक्वल टू, अगर एक इलेक्ट्रॉन आपने एक्स्ट्रा डाल दिया है तो एक इलेक्ट्रॉन जितना चार्ज होगा। अगर 2 चढ़ा दी है तो 2 मल्टीप्लाई बाय -1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर -19 कूलम। अगर 3 इलेक्ट्रॉन्स चढ़ा दी तो 3 मल्टीप्लाई बाय -1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर -19 कूलम। तो एक बॉडी के ऊपर मिनिमम चार्ज कितना हो सकता है? नेगेटिव, वो एक इलेक्ट्रॉन जितना हो सकता है। एक बॉडी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज कितना हो सकता है? मिनिमम, वो भी चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन के बराबर हो सकता है। एक बॉडी के ऊपर ज्यादा से ज्यादा कितना
चार्ज हो सकता है। तो ये डिपेंड करेगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर। अगर ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिपॉजिट करवा दे तो ज्यादा चार्ज होगा, अगर कम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिपॉजिट करवा दे तो कम चार्ज होगा। सो इट मींस इट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ज्यादा इलेक्ट्रॉन डिपॉजिट करवाओगे तो ज्यादा चार्ज होगा, कम इलेक्ट्रॉन डिपॉजिट करवाओगे तो कम चार्ज होगा। बिल्कुल इसी तरह एक बॉडी से अगर आपने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को नॉकआउट कर दिया तो ज्यादा चार्ज होगा, और अगर कम इलेक्ट्रॉन्स निकाल दिए तो कम चार्ज होगा। तो यहां पर मैं आप स्टूडेंट्स को एक और जबरदस्त ट्रिक शो करवा देता हूं जो कि एमसीक्यूज में हमारे लिए हेल्प आउट करेगा, और वो क्या है, वो बेटा ये वाला पॉइंट है। एमसीक्यूज के लिए बेटा एक शॉर्टकट नोट कर दीजिए, शॉर्टकट एमसीक्यूज के लिए शॉर्टकट नोट कर दीजिए। हमेशा बेटा याद रखे कि यू हैव टू रिमेंबर और मेमोराइज टेबल ऑफ 16, टेबल ऑफ 16। आपने 16 का टेबल याद करना है। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, बिकॉज अपकमिंग जो एमसीक्यूज होंगे ना उसमें 16 का टेबल यूज होगा, इसलिए बेटा आपने याद रखना है कि टेबल ऑफ 16 आपके लिए जरूरी है। ठीक है, अब ये क्यों है अभी आपको इंशाल्लाह समझा देता हूं। अगर एक बॉडी से आपने एक इलेक्ट्रॉन्स निकाल दिया तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻19 कूलम चार्ज आ जाएगा। अगर आपने एक बॉडी से 2 इलेक्ट्रॉन्स निकाल दी तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻19 कूलम। अब ये चीज किसके बराबर है, तो यहां से बेटा देखते जाइए। कहते हैं कि 16 मल्टीप्लाई बाय 1 से 16 आता है, 16 मल्टीप्लाई बाय 2 से क्या आता है, 32 आता है, 16 मल्टीप्लाई बाय 3 से क्या आएगा, 48 आएगा, 16 मल्टीप्लाई बाय 4 से क्या आएगा, 60 आ जाएगा। यानी 16 मल्टीप्लाई बाय 4 से क्या आएगा, इसको मैं जल्दी जल्दी यहां से कैलकुलेट कर देता हूं। 24 24 24 2 64 आ जाएगा। ठीक है, इसे आ जाएगा 64, तो इसे आ जाएगा 64। ठीक है, तो ये जो टेबल है आपने याद करना है। कैसे, देखिए एक बॉडी के ऊपर अगर आपने 2 इलेक्ट्रॉन डिपॉजिट कर रहे तो उसके ऊपर कितना चार्ज होगा, तो देखिए 16 मल्टीप्लाई बाय 2 से क्या आता है, 32 आता है ना। तो 32 के साथ आपने जस्ट 32 के साथ आपने जस्ट क्या पुट करना है, 32 के साथ आपने जस्ट पॉइंट पुट करना है, 3.2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻19। अगर एक बॉडी से आपने 3 इलेक्ट्रॉन्स निकाल दी, सो 3 मल्टीप्लाई बाय 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻19 कूलम। इससे क्या आ रहा था, जो यहां से मैंने कैलकुलेट कर दिया है, 48 वहां पर आ रहा था, जस्ट आपने 4.8 लिखना है, मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻19 कूलम। अभी आगे जाकर जब हम एमसीक्यू सॉल्व करवाएंगे ना, वहां से इंशाल्लाह आप स्टूडेंट्स को और भी हेल्प आउट मिल जाएगा कि यस जो 16 का टेबल है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो एक बॉडी के ऊपर कितना चार्ज आएगा वो डिपेंड करेगा कि आप एक बॉडी से कितनी इलेक्ट्रॉन्स को निकाल रही है। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को अगर मैं मैथमेटिकली लिखना चाहूं तो मैथमेटिकली चार्ज ऑन एनी बॉडी इज इक्वल टू n मल्टीप्लाई बाय चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन्स। अब यहां से हम लिख देते हैं प्लस माइनस। अब ये प्लस हमने क्यों लिखा और नेगेटिव हमने क्यों लिखा, तो देखिए अगर आप एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन्स को निकाल देते हैं तो उसके ऊपर हमेशा पॉजिटिव चार्ज आएगा, मतलब लॉस्ट इलेक्ट्रॉन। अगर एक बॉडी इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देता है तो उसके ऊपर कितना चार्ज आएगा, प्लस n मल्टीप्लाई बाय चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, इतना आएगा। ठीक है, अगर एक बॉडी ने इलेक्ट्रॉन को लॉस गेन कर दी, बॉडी गेन इलेक्ट्रॉन्स, तो फिर क्या होगा, वो बॉडी हमेशा नेगेटिवली चार्ज होगा। कितना चार्ज होगा, Q इज इक्वल टू माइनस n मल्टीप्लाई बाय चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। Q इज इक्वल टू n माइनस n मल्टीप्लाई बाय चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन्स। अब कितना चार्ज आएगा वो डिपेंड करेगा कि कितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपने नॉकआउट कर दी है। तो यहां पर n क्या शो कर रहा है, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को शो कर रहा है। ठीक है, तो मैं जनरलाइज्ड फार्मूला लिख सकता हूं, जनरलाइज्ड फार्मूला। अब मैं जनरलाइज्ड फार्मूला आपको लिख रहा हूं कि चार्ज ऑन एनी बॉडी विल बी इक्वल टू प्लस माइनस n इंटू चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन्स, प्लस माइनस n इंटू चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। ठीक है बेटा, सो एक बॉडी के ऊपर कितना चार्ज होगा,
या अगर आपसे एमसीक्यूज में इस तरह पूछ ले कि द जनरलाइज्ड फॉर्म ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज या व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फार्मूला शो द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, तो वो याद रखिए कि ये फार्मूला आपको शो कर रहा है। वेयर प्लस माइनस, प्लस कब यूज करना है? जब इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा एक बॉडी, बिकॉज उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। और नेगेटिव साइन आपने कब यूज करना है? व्हेन अ बॉडी गेन इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अच्छा, अब यहां से इस फार्मूले से हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सो इस जनरल फार्मूले से कि Q इज इक्वल टू N मल्टीप्लाई बाई E, तो E को इस साइड पर शिफ्ट कर दे तो N इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाई E। अब इस फार्मूले में ये जो N है इसके ऊपर अब हम बात करेंगे। ठीक है, इस फार्मूले में जो N है इसके ऊपर अब हम बात करेंगे कि ये N क्या है और N से रिलेटेड किस तरह के एमसीक्यूज बेटा आ सकते हैं। सो यहां से आप स्टूडेंट देख सकते हैं कि Q इज इक्वल टू N इंटू मल्टीप्लाई बाई E। E को शिफ्ट कर दीजिए तो N बेटा बराबर हो जाएगा Q डिवाइडेड बाई E। अब यहां से ये जो N है ना, N, अब ये क्या शो कर रहा है? N शो कर रहा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को, नंबर वन। नंबर सेकंड, ये जो N है कैन नेवर बी इन फ्रैक्शन, ये बेटा कभी फ्रैक्शन में नहीं हो सकता। याद रखिए कि N की जो वैल्यू है कैन नेवर बी इन फ्रैक्शन। क्या मतलब हुआ? मतलब ये है कि 2.5 ये नहीं हो सकता, 2.8 ये नहीं हो सकता, 2.6 ये नहीं हो सकता। These are not possible. ओके, मैं लिख देता हूं कि नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। यानी आप ये नहीं कह सकते एक बॉडी से आपने कितने इलेक्ट्रॉन्स निकाल दी, चलो जी 2.5, यानी 2 निकाल दिया है और एक का आधा कर दिया, आधा इलेक्ट्रॉन बॉडी के ऊपर है और आधा जा चुका है। नहीं, ऐसा थोड़ी होता है। इलेक्ट्रॉन को आप मजीद डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, सो ये जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ये फ्रैक्शन में नहीं हो सकते, ये हमेशा इंटीजर्स में होंगे। ओके, ये जो नंबर है ऑलवेज इंटीजर होगा। और इंटीजर, ये जो इंटीजर है ये 0 भी हो सकता है, प्लस माइनस 1 भी हो सकता है, प्लस माइनस 2 भी हो सकता है, प्लस माइनस 3 भी हो सकता है, एंड सो ऑन। ओके, एंड सो ऑन। तो आप स्टूडेंट्स यहां पर देख सकते हैं बेटा कि जो N है ना ये कितना इंपॉर्टेंट है। तो N हमेशा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को शो करेगा, लॉस्ट और गेन डिफेंड करेगा। ठीक है, सेकंड पॉइंट ये कि ये कभी फ्रैक्शन में नहीं हो सकता। थर्ड पॉइंट ये कि हमेशा इंटीजर में होगा। इंटीजर का मतलब है कि या तो किसी बॉडी ने इलेक्ट्रॉन को लॉस्ट या गेन किया ही नहीं है, या एक बॉडी ने 1 इलेक्ट्रॉन को लॉस्ट किया है, 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस्ट किया है, 3 इलेक्ट्रॉन्स को लॉस्ट किया हुआ है। सो दिस इज अ ब्यूटीफुल एक्सप्लेनेशन ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। नाउ द क्वेश्चन इज कि एक क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से किस तरह के एमसीक्यूज आ सकते हैं। ओके, सो यहां से बेटा आप जरा देखते जाइए। हाँ, अच्छा बेटा, आगे जाकर हम न्यूक्लियर फिजिक्स में डिटेल के साथ स्टडी करेंगे कि आपके पास बेटा बाद में एक्सपेरिमेंट्स किया गया, गेलमैन एंड जॉर्ज ज़्विग, ये 2 ऐसे साइंटिस्ट थे जिसने बाद में एक्सपेरिमेंट कर दिया। और आफ्टर परफॉर्मिंग द एक्सपेरिमेंट इन 2 साइंटिस्ट ने फिर हमें बताया कि जो क्वार्क्स है ना, क्वार्क्स जिस तरह अप क्वार्क है, डाउन क्वार्क है, ये जो क्वार्क्स है, क्वार्क्स के ऊपर जो चार्ज है वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं है बल्कि वो फ्रैक्शन में है। जिस तरह यहां पर आप स्टूडेंट देख सकते हैं कि चार्ज ऑन अप क्वार्क इज इक्वल टू +2 डिवाइडेड बाई 3 मल्टीप्लाई बाई इलेक्ट्रॉन। ये बेटा अप क्वार्क के ऊपर चार्ज है। अब ये जो चार्ज है ये इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, ये फ्रैक्शन में आ रहा है। तो ये जो क्वार्क्स है ना, क्वार्क्स, इसके मतलब क्वार्क्स के ऊपर जो चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन से भी कम है, सिंपल इज दैट। बट द प्रॉब्लम इज के दीज पार्टिकल्स कांट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, ये फ्रीली एग्जिस्ट नहीं कर सके, हमेशा न्यूक्लियस के अंदर ही होते हैं। इसीलिए हमेशा हम डेली लाइफ में जो मिनिमम चार्ज ऑन एनी बॉडी वो हमेशा हम चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन को ही कंसिडर कर देते हैं। क्यों? बिकॉज एक बॉडी एक इलेक्ट्रॉन को लॉस कर सकता है या गेन कर सकते हैं। ये नहीं कर सकते एक बॉडी एक क्वार्क को ही लॉस कर ले, नहीं, ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो क्वार्क के ऊपर जो चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन से कम है, लेकिन ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकता। मैंने जो कल के लेक्चर में आप स्टूडेंट्स को बताया था
कि दुनिया में स्मॉलेस्ट और इंडिपेंडेंटली जो रह सकता हो। क्वार्क्स इस तरह आपको पिज़्ज़ा में नहीं मिलेंगे, क्वार्क्स हमेशा न्यूक्लियस के अंदर आपको नजर आएंगे। तो इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस के अंदर नहीं होता, वो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हम हासिल कर सकते हैं, सिंपल इज दैट। फ्री क्वार्क्स वगैरह आप हासिल नहीं कर सकते, ठीक है। सो दुनिया में मिनिमम चार्ज जो कि स्टेबल हो और इंडिपेंडेंट हो किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर, वो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन से एंड प्रोटॉन से, ठीक है। इन चार्जेस को हम इंशाल्लाह न्यूक्लियर फिजिक्स में डिटेल के साथ स्टडी करेंगे। तो अगर आप स्टूडेंट देख ले, तो पहले मैटर था, फिर मैटर्स में मॉलिक्यूल्स है, फिर मॉलिक्यूल्स में एटम्स है, फिर एटम्स में न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन्स है, फिर इसी तरह न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स है, प्रोटॉन के अंदर फिर क्वार्क्स है, इस तरह न्यूट्रॉन है और न्यूट्रॉन के अंदर भी क्वार्क्स है। अच्छा, आजकल जो रिसर्च आ रही है कि क्वार्क्स के अंदर और भी पार्टिकल है, दैट इज स्ट्रिंग्स, ओके। सो मतलब स्टडी इतनी एडवांस हो चुकी है कि प्रोटॉन के अंदर भी मजीद और भी पार्टिकल्स है, जिस तरह अप क्वार्क है, डाउन क्वार्क है, न्यूट्रॉन के अंदर भी चार्ज पार्टिकल्स है, और वो जो चार्ज पार्टिकल है उसके ऊपर जो चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन से भी कम है और प्रोटॉन से भी कम है। बट द प्रॉब्लम इसके वो इंडिपेंडेंट नहीं है, वो डिफेंड कर रहे हैं, यानी न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होगा और प्रोटॉन के अंदर फिर क्वार्क्स होंगे। इंडिपेंडेंट ऐसा नहीं हो सकता कि मतलब हवा में क्वार्क्स जा रही हो, फ्री एग्जिस्ट नहीं कर सकता। जिस तरह हवा में इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली घूम सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जंप कर सकते हैं, या वैक्यूम ट्यूब के अंदर हम वो जो कैथोड रे एक्सपेरिमेंट आप कर रहे थे, कैथोड रेज क्या थी, वहां पर भी हम फ्रीली इलेक्ट्रॉन्स को फंसा सकते हैं, ठीक है। ओके, अच्छा बेटा, ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का जो एक्सपेरिमेंटली प्रूफ था, वो सबसे पहले माइकल फेराडे ने दिया था। हाँ, ये एमसीक्यूज के लिए याद रखिए, माइकल फेराडे, बाद लोग इसको माइकल फेराडे भी बोलते हैं। सो माइकल फेराडे गेव अस द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कॉन्सेप्ट, ठीक है। सो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, एंड दैट इज कि quantization of charge shows that the charge is discrete in nature and not of continuous nature। तो quantization of charge ने हमें ये शो करवा दिया कि एक बॉडी के ऊपर जो चार्ज है वो discrete in nature होगा, वो कंटिन्यू नहीं हो सकता, ठीक है। और यहां से दो फार्मूले हमने लिख दिए हैं ना, कि Q is equal to प्लस माइनस N into E। ये शो कर रहा है कि टोटल चार्ज ऑन ए बॉडी, टोटल चार्ज ऑन ए बॉडी, इस फार्मूले से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, वेयर N इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाई E, और वेयर ये जो N है वो आपके पास फ्रिक्शन में नहीं हो सकता, फ्रिक्शन में नॉट पॉसिबल, ये फ्रिक्शन में पॉसिबल नहीं है, ठीक है, ये आपके पास फ्रिक्शन में पॉसिबल नहीं है, ठीक है। So now let's move on to quantization of charge MCQs। अब हम quantization of charge के जो MCQs है उसको डिटेल के साथ स्टडी करेंगे। वीडियो को फास्ट कर दीजिए और इस MCQs को सॉल्व कर दीजिए कि is a charge of 4.8 multiplied by 10 raised to the power minus 19 coulomb on a body is possible। क्या एक बॉडी के ऊपर इतना चार्ज पॉसिबल है? अगर पॉसिबल है तो क्यों पॉसिबल है, और अगर नहीं पॉसिबल तो क्यों नहीं पॉसिबल। तो अगर आपने वीडियो को पास करके एमसीक्यूज को सॉल्व किया हुआ है तो आइए अब हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। बेटा, यहां पर हमें एक बॉडी गिवन है, इस बॉडी के ऊपर जो चार्ज है वो है 4.5 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़्ड टू द पावर माइनस 19 कूलम। क्या ये चार्ज पॉसिबल है भी या नहीं है, हमने ये बताना है पॉसिबल। तो देखें, पॉसिबिलिटी ऑफ चार्ज को फाइंड आउट करने के लिए, पॉसिबिलिटी ऑफ चार्ज को फाइंड आउट करने के लिए फर्स्ट फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट। देखें, लेट्स से ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव चार्ज एक बॉडी के ऊपर कब आएगा, जब ये बॉडी इलेक्ट्रॉन्स को लॉस्ट कर ले। तो आप इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को जरा फाइंड आउट कर ले, Q डिवाइडेड बाय चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन्स। चार्ज कितना है 4.5 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। अगर आप स्टूडेंट्स को टेबल आपको 16 याद हो तो 16 2 द 32 एंड 16 3 द 48, यहां पर ये दोनों तो कट हो जाएंगे, वो तो कोई इश्यू नहीं है दिस वन, लेकिन ये दोनों कट नहीं हो सकते। तो यहां से इनकी वैल्यू क्या आएगी, 2.8 आएगी, विच इज नॉट पॉसिबल, विच इज नॉट पॉसिबल। यानी ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि इस बॉडी ने 2.8 इलेक्ट्रॉन्स को लॉस्ट किया हुआ है। बॉडी तो या 2 इलेक्ट्रॉन्स लॉस करेंगे, या 3 करेंगे, या 4 करेंगे, या 5 करेंगे। यानी यहां पर इस बॉडी के ऊपर कभी भी ये चार्ज आ ही नहीं सकता,
इट इज नॉट पॉसिबल। क्यों? बिकॉज जब एक बॉडी इतने इलेक्ट्रॉन को लॉस्ट करेगा तो उसके ऊपर इतना चार्ज आ जाएगा, और एक बॉडी इतने इलेक्ट्रॉन्स को लॉस्ट कर ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल बात। या 2 करेंगे या 3 करेंगे, 2.8 नहीं हो सकता, और ना 2.7 हो सकता, और ना 2.5 हो सकता, या 2 होगा या 3 होगा। ठीक है, सो पहले एमसीक्यूज इस तरह आ सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग चार्ज इज नॉट पॉसिबल ऑन ए बॉडी। एक बॉडी के ऊपर इतना चार्ज पॉसिबल नहीं है, कौन सा चार्ज पॉसिबल नहीं है? तो पॉसिबिलिटी ऑफ चार्ज को हमेशा आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से कैलकुलेट करेंगे, नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट इज ओके, सेकंड एमसीक्यूज, a glass rod rubbed with silk acquire a charge of plus 8 multiplied by 10 raised to the power minus 12 coulomb. Okay, the number of electrons it has gained or lost. अब यहां से बेटा आप देख सकते हैं कि आपसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन और लॉस्ट ये पूछ रहा है, तो वीडियो को पास कर दीजिए और इसको सॉल्व कर दीजिए। तो अगर आपने वीडियो को पास किया हुआ है और सॉल्व किया हुआ है तो आइए मैं आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कर देता हूं। बेटा हमेशा याद रखें यहां पर हमसे पूछ रहे कि एक बॉडी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ चुका है, तो जब एक बॉडी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है व्हाट डज इट मींस? इट मींस कि बॉडी ने इलेक्ट्रॉन को लॉस्ट किया हुआ है, गेन नहीं कर सकता। सो नंबर 1 पॉइंट इज कि बॉडी हमेशा, पॉजिटिव बॉडी हमेशा इलेक्ट्रॉन को लॉस्ट करेंगे। अब सवाल यह बन रहा है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट की है, तो कितने इलेक्ट्रॉन को लॉस्ट करने के लिए मैंने आप स्टूडेंट्स को नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसके लिए फार्मूला दिया था, एंड दैट इज Q डिवाइडेड बाय चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन्स। तो अब यहां पर गिवन चार्ज कितना है? 8 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर माइनस 19 नहीं है, माइनस 12 है। ओके, माइनस 12 ओके, डिवाइडेड बाय चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर माइनस 19 कूलम। मैंने स्टूडेंट्स को क्या कहा था कि यू हैव टू रिमेंबर द टेबल ऑफ 16 5 80। ओके, 16 5 80, यानी इसको अगर मैं कट अप कर दूं तो ये क्या आएगा? इसको अगर मैं कट अप कर दूं इससे 8 आएगा, मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर माइनस 12 प्लस 19, इससे क्या आ जाएगा बेटा? इससे आ जाएगा नहीं, यहां पर तो मैंने 5 लिखना था, तो यहां पर आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर 7 आ जाएगा। तो 5 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर 7, और कितनी? चूंकि पॉजिटिव है तो लॉस्ट करेगा, चूंकि पॉजिटिव है तो ये इलेक्ट्रॉन्स को लॉस्ट करेगा। तो देखिए कितनी जबरदस्त तरीके से आप इस फार्मूले की मदद से नंबर ऑफ लॉस्ट या गेन इलेक्ट्रॉन को फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू से बेटा यहां पर इसको मैंने सॉल्व भी किया हुआ है, आप खुद भी यहां से सॉल्व कर सकते हैं। A body has a charge of plus 3.2, प्लस आ गया तो प्लस का मतलब है कि बॉडी ने चार्ज को, इलेक्ट्रॉन को लॉस्ट किया हुआ है। अब कितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट की है तो वो अब हमने कैलकुलेट करनी है। सो इस तरह की जो एमसीक्यूज होंगे ना, इसमें वो कोशिश करेगा कि आपको वो कंफ्यूज करवा दे, लेकिन आप सोचते हैं कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, सिंपल है कि a body has a charge दाम, एक बॉडी के ऊपर इतना चार्ज आ चुका है, कितना? प्लस 3.2 प्लस 3.2 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर माइनस 7 कूलम ऑफ चार्ज। तो प्लस कब आता है? जब एक बॉडी इलेक्ट्रॉन को लॉस्ट कर देता है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 इज, अब यहां से मैंने स्टूडेंट्स को बताया था कि किसी भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एज कंपेयर टू द न्यूट्रल स्टेट। अब देखिए अगर एक बॉडी न्यूट्रल स्टेट में है तो उसके बाद नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे ना, और अगर एक बॉडी न्यूट्रल स्टेट में नहीं है, पॉजिटिवली चार्ज है, मतलब उसने इलेक्ट्रॉन लॉस्ट किया है, तो बताइए कि कितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसने लॉस्ट की है। ओके, या कितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे? तो जितने लॉस्ट किए हैं उतने कम होंगे। तो लॉस्ट इलेक्ट्रॉन को हमेशा हम Q डिवाइडेड बाई E से फाइंड आउट कर लेते हैं। अब Q कितना है? 3.2 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़ टू द पावर माइनस 7, और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन 1.6 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़ टू द पावर माइनस 19। मैंने क्या कहा था? 16 का टेबल याद कर लीजिए। तो यहां से देखे 16 मल्टीप्लाई बाई 2 से 32 आता है। अगर 16 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 1.6 हो जाए तो उससे 3.2 आएगा, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ पर 2 आएगा, मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़ टू द पावर माइनस 7, जब ये ऊपर शिफ्ट हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो इस तरह आएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़ टू द पावर 12। ठीक है, तो इतनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसके पास कम होगी। ठीक है, अगर एक बॉडी के ऊपर इतना चार्ज आ गया तो इसने इतनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को लॉस्ट किए होंगे। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू से थोड़ा सा चैलेंजिंग वन है, वीडियो को पास कर दीजिए और मुझे इसका आंसर बताइए।
तो अगर आपने वीडियो को पास करके आंसर अपने पास नोट किया है तो आइए मैं आपको सोल्यूशन प्रोवाइड कर देता हूं। ये कह रहे हैं कि इफ अ ग्लास रॉड इज रब्ड विद सिल्क क्लॉथ, एक ग्लास रॉड के साथ आपने सिल्क कपड़े को रब कर दिया है, बिल्कुल सही है। तो रॉड एक्वायर अ चार्ज ऑफ प्लस 19.2 मल्टीप्लाई बाय 10 टू माइनस 19 कूलम, और रॉड ने कितना चार्ज एक्वायर कर दिया है, यानी चार्ज कितना आ चुका है 19.2 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। देन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट वो कितने आएंगे? तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट के लिए मैंने आप स्टूडेंट्स को फार्मूला बताया था कि n इज इक्वल टू चार्ज डिवाइडेड बाय चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन्स। तो चार्ज कितना है 19.2 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर माइनस 19 डिवाइडेड बाय 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। 16 के टेबल में 16 का टेबल तकरीबन 15 तक आप याद कर ले। सो 16 मल्टीप्लाई बाय 12 इज इक्वल टू 192। 16 मल्टीप्लाई बाय 12 इज इक्वल टू 192, यानी अगर आप इन दोनों को कट अप कर लेंगे तो यहां से क्या आ जाएगा, यहां से 12 आ जाएगा। ठीक है, कितना सिंपल एमसीक्यूज है। ठीक है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट आर गेन बाय एनी चार्ज बॉडी कैन बी फाइंड विद द हेल्प ऑफ दिस ब्यूटीफुल फार्मूला। अगर आपको 16 का टेबल याद हो तो आप इंतहाई आसानी के साथ इन एमसीक्यूज को जल्दी जल्दी सॉल्व कर सकती है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है बेटा, वीडियो को पास कर दीजिए और इसके बारे में सोचिए। तो अगर आपने सोच लिया है तो आइए मैं आपको सॉल्व करवा देता हूं। बेटा इस क्वेश्चन में कह रहा है कि इफ अ ग्लास रॉड इज रब्ड विद अ सिल्क क्लॉथ, जब आप ग्लास रॉड को सिल्क कपड़े के साथ रब कर देते हैं, देन व्हाट विल हैपन, द ग्लास रॉड एक्वायर्स ए चार्ज ऑफ प्लस द कूलम, देन द नेगेटिव चार्ज एक्वायर्ड बाय द सिल्क क्लॉथ। देखिए ये एक रॉड है, इसको आपने रब कर दिया और ये पॉजिटिव चार्ज बन गए, और यहां पर एक सिल्क कपड़ा है और इसने नेगेटिव चार्ज गेन कर दिया है। तो ये कह रहा है कि जब हमने दोनों को रब कर दिया तो रबिंग के बाद ये पॉजिटिव चार्ज हो गया, पॉजिटिव चार्ज हो गया। और कितना पॉजिटिव चार्ज आ गया बेटा, इसके ऊपर आ गया 19 प्लस 19.2 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। अब ये प्लस चार्ज क्यों हुआ? ये प्लस चार्ज इसलिए हुआ बिकॉज इसने इलेक्ट्रॉन लॉस्ट करके इसको दे दी है। तो अगर इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ चुका है तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। कितना चार्ज आ जाएगा? जितने इलेक्ट्रॉन इसने लॉस्ट की है उतने इलेक्ट्रॉन उसने गेन भी की है। तो यहां से बेटा आ जाएगा माइनस 19.2 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। तो इसने जितने इलेक्ट्रॉन लॉस्ट की है उसने इतने इलेक्ट्रॉन गेन की है। तो अगर इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ चुका है तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। इसलिए हम यहां से कह सकते हैं कि द चार्ज ऑन the negative charge acquired by the cell cloth will be equal to minus 19.2 multiplied by 10 to the power minus 19 coulomb। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ मास ड्यू टू चार्ज। नेक्स्ट जो आर्टिकल है हमारे पास वो है कि ट्रांसफर ऑफ मास ड्यू टू चार्ज। जब भी एक बॉडी चार्ज होगा तो उसका मास हमेशा क्या होगा, उसका मास हमेशा चेंज होगा। ठीक है, लेट्स से फॉर एग्जांपल हमारे पास है mass of electron in kg is 9.1 multiplied by 10 raised to the power minus 31 kg। तो MCQs में आ सकता है कि if a body lost electron then its mass will be decreased। अगर आपके पास एक बॉडी है और वो पॉजिटिव चार्ज हो चुका है, तो पॉजिटिव चार्ज कब होगा? जब ये इलेक्ट्रॉन को लॉस्ट करेगा। तो आप मुझे खुद बताएं, अगर आप एक एटम से एक इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट कर दे, एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दे, तो उस बॉडी के ऊपर क्या होगा? उस बॉडी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा ना? बिल्कुल आएगा। अब अगर आपने इस बॉडी से एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया है, तो जब आप एक बॉडी से एक इलेक्ट्रॉन को निकाल देते हैं तो क्या वो बॉडी, उसका मास कम होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। क्यों भाई? बिकॉज इलेक्ट्रॉन का अपना मास है, आपने इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, तो इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो ये चीज लाइट होगी ना, हल्की हो जाएगी ना। आई नो कि कम हल्की होगी लेकिन मास तो कम होगा ना। तो दूसरा क्वेश्चन ये अराइज हो रहा है कि लॉस्ट मास या डिक्रीज मास विल बी इक्वल टू व्हाट? तो याद रखें कि डिक्रीज मास का जो शॉर्टकट फार्मूला है वो ये है कि n मल्टीप्लाई बाय 9.1 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर माइनस 31 kg। याद रखें कि अगर एक बॉडी पॉजिटिवली चार्ज है तो पॉजिटिवली चार्ज का मास हमेशा नेगेटिव चार्ज के बॉडी से कम होगा। कितना कम होगा वो डिपेंड करेगा। अगर एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया
तो इनकी जगह 1 आ जाएगा, अगर 2 निकाल दी तो इनकी जगह 2 आ जाएगा, अगर 3 निकाल दी, अगर 4 निकाल दी, 5 निकाल दी, एंड सो ऑन। तो डिक्रीज मास या लॉस्ट मास विल ऑलवेज बी इक्वल टू n मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। तीसरा एमसीक्यूज पॉइंट है कि इफ अ बॉडी गेन इलेक्ट्रॉन्स देन इट्स मास विल बी इंक्रीज्ड। अगर आपने एक इलेक्ट्रॉन इस बॉडी के ऊपर चढ़ा दिया तो इसका मास इंक्रीज होगा ना, क्यों? आपने एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा एक बॉडी के ऊपर चढ़ा दिया, तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन चढ़ाओगे तो इसका मास इंक्रीज होगा ना इस चार्ज बॉडी का, बिल्कुल इंक्रीज होगा। कितना इंक्रीज होगा? गेन मास वो डिपेंड करेगा कि आपने इसके ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन को डिपॉजिट करवाए। जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को डिपॉजिट करवाओगे उतना ज्यादा वो बॉडी चार्ज होगा। ओके, सो 4 पॉइंट्स हो गए कि अगर एक बॉडी नेगेटिवली चार्ज होगा तो व्हाट विल हैपन, उसका जो मास होगा वो इंक्रीज होगा। अगर एक बॉडी इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा वो पॉजिटिव चार्ज बनेगा, जब वो पॉजिटिव चार्ज होगा उससे इलेक्ट्रॉन निकाल दिया है तो उसका मास डेफिनेटली डिक्रीज होगा। कितना डिक्रीज होगा? दोनों फॉर्मूले मैंने अब स्टूडेंट्स को बता दी है, ठीक है। सो एक बॉडी मास को गेन करेगा या लॉस करेगा, दे विल डिपेंड्स अपॉन, वो डिपेंड करेगा किस चीज के ऊपर? वो बेटा डिपेंड करेगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर। ओके, सो ट्रांसफर ऑफ मास ड्यू टू चार्ज। शाबाश, जरा इस एमसीक्यूज को सॉल्व कर दीजिए, ठीक है। वीडियो को पास कर दीजिए और पास करने के बाद अब इस एमसीक्यूज को सॉल्व कर दें, ठीक है। तो अगर आपने एमसीक्यूज को सॉल्व कर दिया है तो आइए अब हम इसको सॉल्व कर देते हैं। बट ये कह रहे हैं कि 2 स्पेयर्स ए एंड बी ऑफ एग्जैक्टली मासेस आर इक्वल। 2 स्पेयर्स है, एक ए है और दूसरा बी है, दोनों का मास बिल्कुल सेम है। अच्छा, ये कह रहा है कि आर गिवन इक्वल पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज सेपरेटली। अच्छा, इसको भी हमने पॉजिटिव चार्ज कर दिया और इसको नेगेटिव कर दिया है, सेम चार्ज। तो बताइए कि किसका मास ज्यादा होगा? देखिए, हमेशा बेटा याद रखिए, एक बॉडी को आप पॉजिटिवली चार्ज कब कर सकते हैं? जब आप इस बॉडी से इलेक्ट्रॉन्स को नॉकआउट करेंगे। इलेक्ट्रॉन्स आपने निकाल दिया और इस बॉडी के ऊपर चढ़ा दिया, तो याद रखिए कि जब आप एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन्स निकाल देते हैं तो तब वो पॉजिटिव चार्ज बन जाता है। जब आप एक बॉडी के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स डाल देते हैं तब जाकर वो नेगेटिवली चार्ज बन जाता है। तो मैंने क्या कहा था कि नेगेटिवली चार्ज बॉडी का मास हमेशा ग्रेटर होगा और पॉजिटिवली चार्ज बॉडी का मास हमेशा कम होगा। अब यहां से आप देख सकते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता। देखिए, ऐसा नहीं हो सकता कि आप एक बॉडी के ऊपर प्रोटॉन डिपॉजिट करवा दें। प्रोटॉन, आप एक बॉडी के ऊपर प्रोटॉन डिपॉजिट करवा दें, तो अगर आपने प्रोटॉन डिपॉजिट आप नहीं कर सकते, बिकॉज प्रोटॉन जो है वो न्यूक्लियस के अंदर होता है। प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर होता है, तो बॉडी को पॉजिटिव चार्ज करना है तो ऐसा नहीं कर सकते कि उसके ऊपर प्रोटॉन डाल दिया जाए। नो, प्रोटॉन आप नहीं डाल सकते, बिकॉज प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर होता है। तो अगर आपने एक बॉडी को पॉजिटिव चार्ज करना है, उससे इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, एक बॉडी को नेगेटिव चार्ज करना है, उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन को डिपॉजिट करवाना है। तो आप खुद सोचिए, एक बॉडी पॉजिटिव चार्ज है, दूसरा नेगेटिव चार्ज है, तो मास किसका ज्यादा होगा? मास ऑफ ए विल बी लेस देन मास ऑफ बी, बिकॉज आपने इलेक्ट्रॉन्स यहां से निकालकर उसके ऊपर डिपॉजिट करवा दी है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन, कि मास ऑफ ए विल बी लेस बिकॉज वो पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है। एडिटिविटी, बेटा एडिटिविटी का प्रैक्टिकली मतलब है हाउ टू ऐड चार्जेस। चार्जेस को आपने कैसे ऐड करना है, ठीक है। जिस तरह फॉर एग्जांपल जब हम नंबर्स को ऐड करते थे, 5 + 5 इज इक्वल टू 10, ओके, 5 + 5 इज इक्वल टू 10। इसी तरह जब हम स्केलर्स को ऐड करते थे, स्केलर्स को, तो 5 मीटर + 5 मीटर इज इक्वल टू 10 मीटर, सिंपल इज दैट। स्केलर में आप ये नहीं कर सकते कि 5 मीटर + 5 kg इज इक्वल टू व्हाट। अब ये चीज जो है ये एक मीनिंगलेस थिंग है, मीनिंगलेस, इसका कोई मतलब ही नहीं होता। दिस इज कॉल्ड मीनिंगलेस थिंग। यानी इफ यू वांट टू ऐड नंबर्स, तो नंबर्स का जो तरीका है वो तो हमने सीख लिया है। अगर आपने स्केलर को ऐड करना है तो स्केलर के लिए अपने रूल से, एंड दैट रूल्स इज कि आपके पास यूनिट सेम होना चाहिए। अगर यूनिट सेम हो तो आप इसको इजीली ऐड कर सकते हैं, जस्ट लाइक आम नंबर्स। आम नंबर को आप जिस तरह ऐड करते थे आप इसको भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन व्हाट अबाउट चार्जेस? अगर लेट्स से फॉर एग्जांपल एक बॉडी है
इसके ऊपर यहां पर +5 कूलम चार्ज है, यहां पर -3 कूलम चार्ज है, यहां पर +2 कूलम चार्ज है। तो अगर मैं आप स्टूडेंट से ये क्वेश्चन करूं कि व्हाट इज द नेट चार्ज, इस बॉडी के ऊपर नेट चार्ज कितना होगा, सो वो हम एडिटिविटी की मदद से चार्ज को कैलकुलेट कर सकते हैं। एडिटिविटी मींस हाउ टू ऐड चार्जेस, हाउ टू ऐड चार्जेस, हम चार्जेस को किस तरह ऐड कर सकते हैं। जिस तरह आप स्टूडेंट्स नंबर को ऐड करते थे, जिस तरह आप स्टूडेंट्स ने स्केलर के लिए रूल निकाला था कि सेम यूनिट होगा तो आप ऐड कर सकते हैं, सेम यूनिट नहीं होगा तो वो मीनिंगलेस चीज बन जाएगी। नाउ इस सिनेरियो में आप किस तरह नंबर्स को चार्जेस को ऐड कर सकते हैं इन ऑर्डर टू फाइंड द टोटल या द नेट चार्ज। तो अब यहां से बेटा देखते जाइए कि एडिशन के 3 तरीके होते हैं। एक होती है वेक्टर एडिशन। वेक्टर एडिशन का मतलब है कि हाउ टू ऐड वेक्टर्स, कि आपने वेक्टर्स को कैसे ऐड करना है। एक होती है अरिथमेटिक एडिशन। अरिथमेटिक एडिशन मींस, अरिथमेटिक एडिशंस में 5 + 5 से इससे भी 10 आता है और 5 - 5 से इससे भी 10 आता, इससे 0 नहीं आता। तो अरिथमेटिक एक ऐसी एडिशंस को कहते हैं जिसमें साइन मैटर नहीं करता, यानी आप प्लस लगा दिया माइनस लगा दिया इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक होती है अलजेब्रिक एडिशंस। अलजेब्रिक एडिशन में 5 + 5 = 10 होता है एंड 5 - 5 = 0 होता है। तो अब ये ऐसी एडिशन है जिसमें साइन मैटर करता है। तो अब द क्वेश्चन इज कि हाउ टू ऐड चार्जेस, चार्जेस को कैसे ऐड किया जाए। बिकॉज चार्जेस को ऐड करना, बिकॉज एडिशन के 3 तरीके हैं, एक है वेक्टर एडिशन, दूसरा है अरिथमेटिक एडिशन एंड तीसरा है अलजेब्रिक एडिशन। नाउ हाउ टू ऐड चार्जेस, चार्जेस को कैसे ऐड किया जाए, बिकॉज एडिशन के तो 3 तरीके हैं। तो बेटा एक्सपेरिमेंटली देखा गया है कि इफ यू वांट टू ऐड द चार्जेस, आपने हमेशा अलजेब्रिकली इसको ऐड करना है। अब अलजेब्रिकली आप जरा इस बॉडी के ऊपर जो चार्ज है उसको ऐड कर दीजिए। तो यहां पर जो नेट चार्ज आएगा, यहां का जो नेट चार्ज बेटा आएगा वो किसके बराबर होगा बेटा, द नेट चार्ज विल बी इक्वल टू +5 कूलम -3 कूलम एंड +2 कूलम। तो इससे क्या आ जाएगा बेटा, इससे 0 आ जाएगा। और नहीं, इससे 0 कैसे आएगा भाई, ये तो 7 हो जाएगा, 7 ये से 4 कूलम आ जाएगा। So how to find the net charge on a body, the total charge on a body? So if you want to find the net charge on a body, you have to add all the charges algebraically. आपने इसको algebraically ऐड करना है। When you add charges algebraically, तो आपके पास नेट या टोटल चार्ज आ जाएगा। ठीक है। So additivity का मतलब था how to add charges. So if you want to add the charges, you must have to add them algebraically. Algebraically का मतलब है कि प्लस लगाना है और नेगेटिव लगाना है। अरिथमेटिकली आपने इसको ऐड नहीं करना। ठीक है। सो एडिटिविटी डेफिनेशन ये है कि द टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन ए बॉडी इज इक्वल टू द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द चार्जेस और ऑल द इंडिविजुअल चार्जेस ऑन दैट बॉडी। सो एडिटिविटी का मतलब ये है कि इफ यू वांट टू फाइंड द टोटल चार्ज ऑन ए बॉडी, यू हैव टू ऐड देम अलजेब्रिकली। अलजेब्रिकली ऐड कर दे तो नेट या टोटल चार्ज एक बॉडी के ऊपर आ जाएगा। अच्छा बेटा, यहां पर 2-3 एक्स्ट्रा पॉइंट से इसको जल्दी नोट कर देते हैं। दैट इज न्यूट्रल, नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज बॉडी। एक बॉडी न्यूट्रल कब होगा, एक बॉडी न्यूट्रल तब होगा अगर वो इस कंडीशन को सेटिस्फाइड कर दे, यानी इफ द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, देन दिस कंडीशन विल बी सेटिस्फाइड एंड द बॉडी विल बी न्यूट्रल। जब बॉडी न्यूट्रल होगी तो वो कोई भी फोर्स नहीं लगाएगा। जिस तरह यहां पर आप स्टोन देख सकते हैं, अगर एक एटम के अंदर, अगर एक एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर है तो वो एटम क्या होगा, न्यूट्रल होगा। इसी तरह एक बॉडी में अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर इक्वल, तो याद रखिए कि वो बॉडी क्या होगी, वो बॉडी हमेशा न्यूट्रल होगी। इफ द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर ग्रेटर देन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, देन द बॉडी विल बी पॉजिटिवली चार्ज। और ये कब होगा, जब वो इलेक्ट्रॉन को लॉस्ट करेगा, जब वो इलेक्ट्रॉन को लॉस्ट करेगा। When a body lost electron, then the number of protons will be greater than the number of electrons. तो उस सिनेरियो में बॉडी पॉजिटिव चार्ज कंसिडर की जाएगी। अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कम होंगे तो इसका मतलब क्या होगा कि बॉडी इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर चुका है। तो
तो अगर एक बॉडी इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर जाता है तो उस सिनेरियो में बॉडी के ऊपर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो ग्रेटर है और जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है वो लेस है, बिकॉज बॉडी ने इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर दिया है। तो उस सिनेरियो में क्या होगा, उस सिनेरियो में बॉडी जो है वो नेगेटिवली चार्ज कंसिडर की जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, चार्ज एमसीक्यूज। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ एडिशन आर फॉलो बाय चार्जेस एडिशन? कौन सा मेथड की मदद से हम चार्जेस को ऐड कर सकते हैं? तो अभी मैंने स्टूडेंट्स को बताया, दैट इज अलजेब्रिक एडिशंस। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यूज नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, बस ये आखिरी 2-3 पॉइंट्स हैं, इसके बाद इंशाल्लाह आप स्टूडेंट्स को ये जो चार्ज से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज हैं वो सारे के सारे जो एमसीक्यूज है वो इंशाल्लाह डिटेल के साथ आप स्टूडेंट्स को समझ आ जाएंगे। ठीक है, सो कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। बेटा हमेशा याद रखें कि फिजिक्स में अगर आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आइसोलेटेड सिस्टम को डिफाइन करना चाहे तो उसकी डिफिनीशन डिफरेंट है। अगर आप मैकेनिक्स में जो आइसोलेटेड सिस्टम है उसको डिफाइन करना चाहे उसकी डिफिनीशन डिफरेंट है, और जो थर्मोडायनेमिक्स है उसमें जो आइसोलेटेड सिस्टम की डिफिनीशन है वो डिफरेंट है। तो हर जगह आइसोलेटेड सिस्टम की डिफिनीशन जो है वो डिफरेंट है। यहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब क्या है, बिकॉज कंजर्वेशन ऑफ लॉ जो है वो सिर्फ आइसोलेटेड सिस्टम के लिए वैलिड है। ठीक है, सो एनी सिस्टम which are not exchanging charges to surrounding are known as isolated system in electrostatic। अगर एक सिस्टम है और वो सराउंडिंग के साथ चार्जेस को एक्सचेंज नहीं कर रहा है, मिसाल लेट्स से ये आपके पास एक रॉड है और ये बेटा आपके पास एक सिल्क कपड़ा है, सिल्क क्लॉथ। अब ये दोनों क्या है, नाउ these two makes an isolated system, isolated system। अब इन दोनों ने एक आइसोलेटेड सिस्टम बना दिया है। तो जब ये दोनों आइसोलेटेड सिस्टम बना देते हैं तो आप स्टूडेंट देख सकते हैं कि ये आइसोलेटेड सिस्टम कब होगा, जब ये रॉड और सिल्क कपड़ा एक दूसरे के साथ चार्जेस को शेयर कर सकते हैं। जिस तरह जब आप दोनों को रब कर देते हैं तो इससे इलेक्ट्रॉन इसमें ट्रांसफर हो जाती है, इलेक्ट्रॉन इससे ट्रांसफर हो जाएंगे। बट अगर आपने बाहर से इस रॉड के ऊपर चार्जेस डिपॉजिट करवा दिए बाहर से, तो फिर याद रखिए आइसोलेटेड सिस्टम नहीं होगा। अगर आपने बाहर, देखिए ये दोनों मिलकर क्या बना रहे, एक सिस्टम बना रहे हैं। तो अगर रॉड और सिल्क कपड़ा, रॉड और सिल्क कपड़ा अगर बाहर से इलेक्ट्रॉन्स नहीं ले रहे और ना बाहर एनवायरनमेंट को इलेक्ट्रॉन्स दे रही है, ना ले रही है ना दे रही है, तो फिर दैट सिस्टम विल बी कंसिडर एज आइसोलेटेड सिस्टम। और अगर बाहर से इलेक्ट्रॉन्स आए इस रॉड के साथ अटैच हो गए तो फिर ये आइसोलेटेड सिस्टम नहीं होगा। सो अ सिस्टम व्हिच डोंट एक्सचेंज चार्जेस टू द एनवायरनमेंट, टू द सराउंडिंग, जो सराउंडिंग के साथ एक्सचेंज ना करे, दैट ब्यूटीफुल सिस्टम इज कॉल्ड आइसोलेटेड सिस्टम। सो ये जो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है ये आइसोलेटेड सिस्टम के लिए वैलिड है। सो जो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की जो पहली डिफिनेशन है जो कॉमन है, दैट इज द नेट चार्ज and the isolated system will always be remain constant। और दूसरा जो डिफिनेशन है कि चार्ज कैन neither be created nor destroy but can be transferred from one body to another body। यहां से एग्जांपल की मदद से हम अंडरस्टैंड कर देते हैं। बेटा बिफोर रबिंग सिल्क और रॉड के ऊपर कितना चार्ज था, बिफोर रबिंग चार्ज वाज 0। जब आपने रबिंग कर दी तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। अब सिस्टम के ऊपर टोटल यानी नेट चार्ज कितना है, सिस्टम में कौन कौन है, रॉड है और सिल्क कपड़ा है। तो बिफोर रबिंग चार्ज कितना था, 0। आफ्टर रबिंग चार्ज कितना है, तो आफ्टर रबिंग प्लस क्यू माइनस क्यू इज इक्वल टू 0। यानी नेट चार्ज क्या है बेटा, नेट चार्ज अगेन 0 है, नेट चार्ज जो अगेन 0 है। तो आइसोलेटेड सिस्टम का जो नेट चार्ज होगा वो हमेशा 0 होगा, नंबर 1। नंबर सेकंड, यहां पर आप ये नहीं कह सकते कि मैंने रबिंग कर दी और रबिंग के बाद मैंने यहां पर चार्ज क्रिएट कर दिया। नो, आपने चार्ज क्रिएट नहीं किया। आपने क्या किया, आपने रॉड से इलेक्ट्रॉन्स निकालकर इसको इसके ऊपर डिपॉजिट करवा दी। सो यही तो हमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कहता है
कि चार्ज कैन neither be created nor destroyed, but charges can be transferred from one body to another body. चार्जेस को आप ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन चार्जेस को आप क्रिएट नहीं कर सकते। जिस तरह इलेक्ट्रॉन को आप नहीं बना सकते दुनिया में, यह हमेशा पहले से एग्जिस्ट कर रही है, बस सिर्फ आपने एक बॉडी से निकालना है और दूसरी बॉडी के ऊपर डिपॉजिट करवाना है, दैट्स इट। So this is called law of conservation of charges. Charges can neither be created nor destroyed, but can be transferred from one body to another body. इसी तरह अगर आप नेट चार्ज फाइंड आउट कर ले एक आइसोलेटेड सिस्टम की, सो नेट चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम विल ऑलवेज बी व्हाट, विल ऑलवेज बी इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, सो दिस वाज ऑल अबाउट द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। लेकिन मॉडर्न फिजिक्स में फिर हमने एक और फिनोमेना स्टडी कर लिया, एंड दैट इज पेयर एनालिलेशन। एनालिलेशन का मतलब था हड़प करना। हमने स्टडी किया था कि जब एक पॉजिट्रॉन जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और एक इलेक्ट्रॉन जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो जाता है, नेगेटिव चार्ज है, जब वो एक दूसरे के साथ मिल जाती है तो आफ्टर देयर कोलिजन ये पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स दुनिया से कंप्लीटली खत्म हो जाते हैं, बोथ आर डिस्ट्रॉयड। तो मुझे एक बात बताइए, बोथ आर डिस्ट्रॉयड, तो अगर इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रॉय हो जाता है तो इलेक्ट्रॉन के पास जो चार्ज वाली प्रॉपर्टी थी वो भी खत्म हो जाती है ना। तो आप स्टूडेंट देख सकते हैं कि हम चार्जेस को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, जिस तरह पेयर एनालिलेशन इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ चार्जेस डिस्ट्रक्शन। लेकिन अगर आप स्टूडेंट यहां पर गौर करें कि जब दोनों चार्जेस कन्वर्ट हो जाते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता, बिकॉज ये तो वेव्स है ना। सो याद रखें कि चार्जेस को हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, वी कैन डिस्ट्रॉय द चार्जेस, हम चार्जेस को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, लेकिन हम पेयर फॉर्म में कर सकते हैं। जिस तरह जब दुनिया से एक पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाता है पॉजिट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन भी खत्म हो जाता है। तो आप स्वयं देख सकते हैं कि चार्जेस डिस्ट्रॉय हो रही है बट इन पेयर, बट इन पेयर, जोड़वा फॉर्म नहीं होता। अगर एक पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव है तो वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। ठीक है, जिस तरह यहां पर आप स्वयं देख सकते हैं पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन मिल जाता है, दुनिया से खत्म हो जाते हैं, मास भी खत्म हो जाता है। जब मास खत्म हो जाता है तो चार्जेस भी खत्म हो जाते हैं। तो आप स्वयं देख सकते हैं कि यहां पर मास जो है एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। तो अगर एक बॉडी के पास बॉडी का मास खत्म हो गया तो उसकी चार्ज वाली प्रॉपर्टी भी खत्म हो गई है। ठीक है, जिस तरह पेयर प्रोडक्शन है, अब पेयर प्रोडक्शन में क्या होगा, दुनिया में हम चार्जेस को क्रिएट कर सकते हैं। जिस तरह यहां पर आप स्वयं देख सकते हैं कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है और इसके ऊपर जो चार्ज होता है वो हमेशा 0 होता है। जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव न्यूक्लियस के करीब से गुजर जाता है तो वो जो एनर्जी है वो इलेक्ट्रॉन्स और पॉजिट्रॉन में कन्वर्ट हो जाता है। कैसे, यहां पर आप स्वयं देख सकते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आ रही है और वो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो इलेक्ट्रॉन्स और पॉजिट्रॉन में कन्वर्ट हो गई। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स और पॉजिट्रॉन है ये पहले दुनिया में नहीं थे, लेकिन इस एनर्जी की कन्वर्जन की वजह से ये अब दुनिया में आ चुके हैं, बिल्कुल फ्रेश इलेक्ट्रॉन। तो यस, वी कैन क्रिएट चार्जेस बट इन पेयर। अब आप स्टूडेंट देख सकते हैं कि इन द फॉर्म ऑफ पेयर हम चार्जेस को क्रिएट कर सकते हैं। सो वी कैन डिस्ट्रॉय द चार्जेस इन पेयर, वी कैन क्रिएट द चार्जेस इन पेयर। हाँ, सिंगल चार्ज को आप डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते और ना आप इसको क्रिएट कर सकते हैं। सो दुनिया में चार्जेस को अगर आपने डिस्ट्रॉय करना है पेयर फॉर्म में, अगर आपने क्रिएट करना है तो पेयर फॉर्म में पॉसिबल है, अदर फॉर्म में पॉसिबल नहीं है। यहां से आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आ रही है, न्यूक्लियस के करीब से गुजर जाती है, वही एनर्जी गायब हो जाती है और फ्रेश इलेक्ट्रॉन्स और पॉजिट्रॉन हमें मिल जाता है। इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज था और पॉजिट्रॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज था। ठीक है, तो अब हम इस डिफिनेशन को अपडेट करेंगे, एंड द अपडेटेड डिफिनेशन इज वी कांट क्रिएट और डिस्ट्रॉय अ सिंगल चार्ज। सिंगल चार्ज को ना तो आप क्रिएट कर सकते हैं ना आप डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, but we can create or destroy them in pairs, but the net charge of this universe will be conserved. Okay, दुनिया में जो नेट चार्ज है they will remain the constant. दुनिया की चार्ज का जो नंबर है वो पॉजिटिव नेगेटिव नहीं हो सकता, बिकॉज जब चार्जेस क्रिएट हो जाते हैं तो वो भी पेयर फॉर्म में, जब चार्जेस डिस्ट्रॉय हो जाते हैं वो भी पेयर फॉर्म में। तो नेट चार्ज ऑफ द यूनिवर्स विल रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, ओके, तो अब ये काफी फेमस एमसीक्यूज है कि चार्ज कैन बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉय बट इन पेयर्स, जिस तरह यहां पर मैंने स्टूडेंट्स को बता दिया है। ठीक है, बस ये आखिरी एक छोटा सा टॉपिक है इलेक्ट्रिफिकेशन, बिकॉज समटाइम इससे भी एक एमसीक्यूज आता है, तो मैं चाहता हूं कि मैं इसको भी क्लैरिफाई करवा दूं।
इलेक्ट्रिफिकेशन का मतलब है चार्ज, हाउ टू चार्ज ए बॉडी। ये आपके पास एक बॉडी है, आई वॉन्ट टू चार्ज दिस बॉडी। तो बेटा इलेक्ट्रिफिकेशन के 3 तरीके हैं। नंबर 1 ये है कि आप रबिंग कर लें। इलेक्ट्रिफिकेशन के कितने तरीके हैं बेटा? रबिंग 3 तरीके हैं। एक है बेटा आपके पास रबिंग, दूसरा है बेटा कंडक्शन, तीसरा है बेटा आपके पास इंडक्शन। इन 3 तरीकों से आप स्टूडेंट्स किसी भी बॉडी को चार्ज कर सकते हैं। अगर मैं इस बॉडी को चार्ज करना चाहता हूं तो एक तरीका यह कि रबिंग कर दीजिए। जब आप रबिंग करेंगे तो एक बॉडी इलेक्ट्रॉन को लॉस्ट करेगा, दूसरा गेन करेगा, इसी तरह आपके पास बॉडी चार्ज हो जाएगी। दूसरा तरीका यह है कि आप एक बॉडी जो चार्ज बॉडी है इसको चार्ज कर दीजिए और न्यूट्रल बॉडी के साथ टच कर दीजिए। When you touch charge body with the neutral, तो दूसरी बॉडी ऑटोमेटिकली क्या हो जाती है? दूसरी बॉडी ऑटोमेटिकली चार्ज हो जाती है। जिस तरह यहां पर ये एक चार्ज रॉड है और इसको हमने न्यूट्रल बॉडी के साथ टच कर दिया है, तो अब ये भी पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा। ठीक है, कैसे? इसे इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करके ये दोनों चार्ज हो जाएंगे। सो दिस इज कॉल्ड कंडक्शन। ये कंडक्शन इसे कहते हैं। एक तरीका बेटा क्या है? एक तरीका आपके पास है रबिंग। बट द क्वेश्चन इज कि जब आप रबिंग करते हैं तो एक बॉडी पॉजिटिव चार्ज क्यों हो जाती है और दूसरी बॉडी नेगेटिव चार्ज क्यों हो जाती है? तो ये बेटा हमेशा याद रखें। लेट्स से फॉर एग्जांपल ये एक एटम है, इसका साइज काफी बड़ा है, दूसरा एटम है उसका साइज काफी स्मॉल है। अगर इन दोनों एटम्स को मैं एक दूसरे के साथ रब कर दूं तो आपके ख्याल में कौन सा जो एटम है वो इलेक्ट्रॉन को लॉस्ट करेगा और कौन सा एटम इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा? तो ऑफ कोर्स यहां पर बेटा आप देख सकते हैं कि आपके पास ये जो लार्ज साइज का एटम है, ये वाला लार्ज साइज का जो एटम है, इसके जो इलेक्ट्रॉन्स है वो न्यूक्लियस से काफी दूर है। जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से काफी दूर होंगे तो ये जो इलेक्ट्रॉन जो आउटर मोस्ट शेल में घूम रहा है इसके ऊपर न्यूक्लियर फोर्स कम होगा। व्हेन द न्यूक्लियर फोर्स आर वीक तो इस इलेक्ट्रॉन को हम आसानी के साथ नॉकआउट कर सकते हैं। तब स्टूडेंट्स ने देख लिया कि जब आप 2 डिफरेंट ऑब्जेक्ट को रब करते हैं तो हर एक एटम जो है वो एक दूसरे से डिफरेंट होता है। तो दैट इज द मेन रीजन कि एक बॉडी इलेक्ट्रॉन को लॉस्ट कर देता है और दूसरी बॉडी इलेक्ट्रॉन को गेन कर देता है। अब यहां पर मैं आप स्टूडेंट्स को एक जबरदस्त एमसीक्यू शो करवा देता हूं और वो क्या है? वो ये है कि on rubbing when one body gets positively charged and another negatively charged, then the electron transferred from positively body to negatively charged body are कौन से इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर होंगे? तो बेटा याद रखें कि वो हमेशा वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे, बिकॉज वैलेंस इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर होते हैं। जो इनर्स इलेक्ट्रॉन से न्यूक्लियस के करीब होते हैं, इसके ऊपर जो न्यूक्लियस का फोर्स है वो काफी स्ट्रॉन्ग है। जब स्ट्रॉन्ग होगा तो आप इसको आसानी के साथ नहीं निकाल सकते। ठीक है, अच्छा बेटा समटाइम्स स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि अगर आप एक ग्लास रॉड को किसी सिल्क कपड़े के साथ रब करोगे तो कौन पॉजिटिव होगा और कौन नेगेटिव होगा। तो ये हमेशा बेटा याद रखें कि यहां पर एक्सपेरिमेंट किया गया और हमारे पास एक सीरीज बनाई गई। दैट सीरीज इज कॉल्ड ट्राइबो इलेक्ट्रिक सीरीज। इसको ट्राइबो इलेक्ट्रिक सीरीज कहा जाता है। इस सीरीज में जो पहले नंबर पर आएगा वो पॉजिटिव चार्ज होगा और जो दूसरे नंबर पर आएगा वो हमेशा नेगेटिव होगा। अगर मैं ग्लास रॉड को सिल्क कपड़े के साथ रब कर दूं तो कौन पॉजिटिव बनेगा और कौन नेगेटिव बनेगा? तो अब देखिए इस लिस्ट में ग्लास पहले नंबर पर आ रहा है और सिल्क कपड़ा बाद में आ रहा है। इसका मतलब है कि ग्लास रॉड इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा और सिल्क कपड़ा इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। अगर मैं इस तरह करूं कि ग्लास रॉड को रैबिट फर के साथ रब कर दूं, वो जो रैबिट नहीं होता उसकी जो स्किन काफी स्मूथ होती है उसके साथ अगर मैं रब कर दूं तो ग्लास रॉड अब इस सिनेरियो में नेगेटिव होगा और जो रैबिट फर होगा वो पॉजिटिव होगा। क्यों? बिकॉज ग्लास रॉड दूसरे नंबर पर आ रहा है और रैबिट फर जो पहले नंबर पर आ रहा है। तो बेटा इंटिटेस पॉइंट के लिए आप स्टूडेंट्स इस लिस्ट को याद रख सकते हैं। इस लिस्ट में जो पहले नंबर पर आएगा वो हमेशा पॉजिटिव चार्ज होगा और जो दूसरे नंबर पर आएगा वो हमेशा नेगेटिव चार्ज होगा। ठीक है, तो आप ये नहीं कह सकते कि ग्लास रॉड सारी जिंदगी जो है वो पॉजिटिव चार्ज होगा। नो, ग्लास रॉड डिपेंड करेगा कि आप इसको कौन से मटेरियल के साथ रब कर रही है। ग्लास पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, यानी ग्लास रॉड इलेक्ट्रॉन को लॉस्ट भी कर सकता है, गेन भी कर सकता है। डिपेंड कर रहा है कि आप इसको कौन सी दूसरी बॉडी के साथ रब कर रही है। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, बस ये आखिरी पॉइंट है, फिर उसके बाद चार्ज का जो टॉपिक है वो फिनिश हो जाएगा।
माय डियर स्टूडेंट्स, इस तरह का एक स्ट्रॉन्ग एमसीक्यूज आता है। अगर मैं स्टूडेंट से ये पूछ लो 500 रुपीज इनाम भी है इसका विद एक्सप्लेनेशन, अगर आप मुझे एक्सप्लेन करवा दे तो कि व्हेन अ बॉडी इज चार्ज बाय इंडक्शन then the body become neutral, does not lose any charge, loss whole of the charge on the body, lose part of the charge on it. तो इसकी वीडियो को पॉज कर दीजिए और इसका आंसर मुझे बता दीजिए विदाउट चेकिंग द इंडक्शन टॉपिक। तो बेटा इसमें ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन, डज नॉट लॉस एनी चार्ज। इंडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम एक बॉडी को चार्ज करेंगे लेकिन बॉडी के ऊपर जो है वो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज नहीं आएगा। कैसे, आइए मिलकर देख लेते हैं। बेटा लेट्स से ये मेरे पास एक मेटल है, मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। अगर मैं इस मेटल बॉडी के करीब एक चार्ज बॉडी को ले आऊं देन व्हाट विल हैपन, क्या होगा? जब आप चार्ज बॉडी को ले आओगे तो अगर ये चार्ज बॉडी पॉजिटिव है तो इसके सारे इलेक्ट्रॉन इस साइड पर आ जाएंगे, तो फिर ये वाला जो साइड होगा ये पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा। अगर आप यहां पर एक पेपर रख देते हैं, पेपर, तो क्या ये वाला जो एंड है ये इसको अट्रैक्ट करेगा? जी हां, बिल्कुल करेगा। क्यों? यहां पर पोलराइजेशन हो गई। तो जब आप इंडक्शन के थ्रू एक बॉडी को चार्ज कर ले, ये इंडक्शन है। इंडक्शन अ फिनोमेना इन विच वी रीअरेंज द चार्जेस, ये रीअरेंज हो गई ना, इलेक्ट्रॉन्स यहां पर आ गए, वहां पर पॉजिटिव चार्जेस रह गए। तो अब वो जो एंड है वो कागज के टुकड़े को अट्रैक्ट कर सकता है। क्यों? बिकॉज यहां पर ये चार्ज हो चुका है। हमने यहां पर इस बॉडी को चार्ज कर दिया है लेकिन ना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करवा दिया और ना इससे इलेक्ट्रॉन्स निकाल दी। दिस इज कॉल्ड इंडक्शन। ओके, सो इंडक्शन क्या है कि चेंज इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्जेस, चार्जेस की जो डिस्ट्रीब्यूशन थी वो हमने चेंज कर दी ना, यानी यहां पर इलेक्ट्रॉन्स आ गए, वहां पर पॉजिटिव चार्जेस रह गए। ठीक है, सो इसीलिए जब भी एक बॉडी इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की वजह से चार्ज होगी उसके ऊपर ना पॉजिटिव चार्ज आएगा ना नेगेटिव चार्ज आएगा। बिकॉज जब आप यहां से देखें, यहां से जब आप इस बॉडी को रिमूव कर देते हैं, इस चार्ज बॉडी को रिमूव कर देते हैं, तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन दोबारा बराबर हो जाते हैं। जब दोबारा बराबर हो जाते हैं तो हम कहते हैं कि नेट चार्ज इसके ऊपर 0 है। ठीक है, सो दिस इज द एंड ऑफ द चार्ज टॉपिक्स, जिसमें हमने चार्ज को डिटेल के साथ स्टडी कर दिया, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज को डिस्कस कर दिया और इससे रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज आ सकते थे वो हमने डिस्कस कर दी। आई होप कि आप स्टूडेंट्स को समझ आ चुका होगा। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। अस्सलाम वालेकुम।